Good morning, student. Welcome back here. I hope all are well. Now, today we'll start for chapter 3rd, the Delhi Sultans. I am already discussed the first video. Now start, student, the Delhi Sultan. First of all, chapter number 3rd, I am discussed ki as a discussion only as a capital, many cities within a cities किस तरीके से यहाँ पर कैपिटल बनी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई. नाउ स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कि आई एम ऑलरेडी डिस्कस द चैप्टर नंबर 2 कि that reason like the rivers of Kaveri delta become the center of large kingdom. And did you notice student कि that there was no mention of a kingdom with Delhi as it is the capital. That was because the Delhi become an important city and only in the 12th century student. Are you know that कि दिल्ली जो है हमारी जो दिल्ली है वो important city कब बनी 12th century. एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट कि दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल जो हमारी फर्स्ट कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. और हु वर डिफीटेड, इनको कौन डिफीट किया था इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान. और स्टूडेंट आर यू नो डैट कि चौहान को मैंने बताया था कि चौहान ऑल्सो रिफर टू एज चहमानस भी उन्हें कहा जाता था ऑफ अजमेर. और इट वॉज द अंडर द तोमार एंड चौहान्स डेट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. और इस तरीके से हमारा दिल्ली जो है एक कॉमर्शियल सेंटर बनता गया. एंड मैनी रिच ऑफ जानिया मर्चेंट्स ऑफ लिव इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड ऑल्सो स्टूडेंट सर्वल द टेम्पल्स कॉइन्स मिंटेड हियर द कॉल. और इसका नाम क्या हुआ, दाहिवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन. ओके. And transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultan in the beginning of the 13th century. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट कि राजपूत डायनेस्टी फर्स्टली तोमार्स एंड तोमार्स के लीडर कौन थे, अंगाला पाला और 1130 से 1145. इसके बाद उन्होंने वो डिफीट होकर चौहान्स बने 1165 से 1192. एंड फिर स्टूडेंट द दिल्ली सल्तनत. I am already discussed the part कि Delhi Sultanate refers to a 5 Muslim kingdoms and dynasty which were based mostly in Delhi for 320 years 1206 and 1526. And the Delhi Sultanate built many cities in the areas that is known as today as Delhi. Okay, today as Delhi. And these are Delhi, Ai Kunaha, Janapanaha, Siri, Firozabad, to name a few. ओके इस तरीके से इनका नाम बना. और आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी वो किस तरीके से टुगेदर हुई है 5 डायनेस्टी से. और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत रेडी हुआ. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट इट इज़ अ डिफरेंस कि व्हाट इज़ तारिक एंड व्हाट इज़ त्वारिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकल्स रिटन बाय द scribes were called the Tariq singular and Tariq means plural during this period. Are you know that हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में जिस तरीके से पढ़ा था प्रेस्टीज लिखते थे एज इट इज़ इसी तरह यहाँ भी लोग लिखते थे और इस तरीके से तारिक और त्वारिक कहा जाता था. और रिटन बाय द scribes were called the Tariq and Tariq during this period. The origin of the term of Tariq is an Arabic word meaning history of historiography and language Tariq were written in a Persian. और Tariq किस written में लिखी जाती थी स्टूडेंट, Persian language में. and it was the language of administration in the Delhi Sultanate. और उस समय administration में जो language यूज़ हो रही थी वो कौन सी यूज़ हो रही थी, Persian. and authors of Tariq were learned man the secretaries of administrators, poets and conteurs. एंड जो ऑथर्स थे वो तारिक के एंड लाइफ ऑफ ऑथर्स. और वो उनके बारे में बहुत अच्छा से अच्छा लिखते थे सुल्तान्स के बारे में, जैसा कि आपने प्रेस्टीज में भी पढ़ा था कि किंग के बारे में वो लिखते थे कि उन्हें एक एज अ गिफ्ट मिले. तो सेम ये यहाँ पे भी यही था कि जो दे लिव्ड इन सिटीज़ एंड रूल ऑफ हिस्ट्रीज फॉर द सुल्तान एक्सपेक्टिंग द रिच रिवॉर्ड्स. और वो चाहते थे कि इस तरीके से हम अगर उनके बारे में बहुत अच्छा लिखेंगे और हमें एक अच्छा रिवॉर्ड्स मिलेगा, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में आपको प्रेस्टीज से बताया था.
रिवार्ड्स इन रिटर्न। और एडवाइस देते थे कि दे रिकॉन्टेड द इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स ऑन गवर्नेंस emphasizing the significance of just rule and the need to preserve the ideal of social order. And firstly कि according to them idea of social order was based on birthright, और वो मेन जो उनका बेस देते थे कि birthright पे फोकस करते थे और जेंडर की डिस्ट्रक्शन हम अभी आगे पढ़ेंगे रजिया को लेकर, और वो इस चीज़ पे ज़्यादा ही आइडियल ऑर्डर वे पे जो अपने व्यू पॉइंट को रखते थे। तो ये आपने देखा कि व्हाट इज तारिक और व्हाट इज त्वारिक। तो तारिक एंड मीन्स सिंगुलर एंड त्वारिक मीन्स प्लूरल। और रिटर्न में आपने देखा कि ये किस रिटर्न बाय होता है, ये क्रॉनिकल्स वेज में होता है। क्रॉनिकल मतलब कि एक सीक्वेंस में एक तरीके से जो भी चीज़ें लिखी जाएगी, एक मेथड होगा स्क्राइब्स में। और ये रिटर्न किस लैंग्वेज में था स्टूडेंट? पर्शियन लैंग्वेज में था, जो कि हम लोगों ने देखा कि इट वाज द लैंग्वेज ऑफ यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत। और आपने देखा कि वो बहुत से अच्छा पॉजिटिव वे में और बहुत अच्छा उनको लिखते थे, उनकी लाइफ के बारे में, सुल्तान्स के बारे में ये ज़्यादा लिखते थे। और ये इसलिए लिखते थे कि एक्सपेक्टिंग थी कि वो एक रिच रिवॉर्ड्स ले पाएँ रिटर्न में। और इनका मेन जो व्यू पॉइंट था कि स्टूडेंट की जब ये लिखते थे तो मेन जो उनके अकॉर्डिंग में था कि आइडियल सोशल जो ऑर्डर्स थे वहाँ पे वो बेस था उनका कि बर्थ राइट और एजेंडर। Early Turkish ruler, the slave dynasty. The rulers of this dynasty were called the slaves और ममलक सुल्तान कहा जाता था स्टूडेंट। ममलक in Arabic means own. ममलक का मतलब होता है own. Own means गुलाम. And many sultans of the slave dynasty were highly educated. बहुत सारे ऐसे सुल्तान थे जो स्लेव डायनेस्टी में होते हुए भी वो बहुत हाईली एजुकेटेड थे और उनके पास एक एक्सपर्ट वॉर टैक्टिक्स थी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी उनके पास, एक वेल अवेयर थे वो, और कंट्रोल ऑफ आर्मीज़, यहाँ तक कि सेना का संचालन करना, कोर्ट में किस तरीके से, मतलब हर चीज़ का उनको बहुत अच्छी समझ थी। ओके, तो ये हमने आज पढ़ा अर्ली टर्किश रूलर स्लेव डायनेस्टी। नाउ नेक्स्ट शमसुद्दीन इल्तुमिश 1210 से 1236। Qutbuddin was successed by the Iltutmish. Iltutmish faced by many problems but deal with them strongly. He crushed revolt and protected and strengthened boundaries and established a strong and consolidated sultanate. Iltutmish completed the tasks of Qutbuddin Aibak and therefore is regarded as the actual founder of the Delhi Sultanate. कहने का ये सेंस है स्टूडेंट कि कुतुबुद्दीन अपने टाइम में इतना सक्सेस नहीं हो पाया बट इल्तुमिश बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। और इल्तुमिश जब आए तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रांगली हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हर चीज़ को प्रोटेक्ट किया, यहाँ तक कि जो भी विद्रोह थे चल रहे थे उन सारे विद्रोह को ख़त्म किया और एक स्ट्रॉन्ग सल्तनत बनाया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया। दूसरी चीज़ कि इल्तुमिश कंप्लीटेड अ टास्क ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाए उस टास्क को, वो टास्क जो है इल्तुमिश ने करके दिखाया, इसलिए इनको एक जो नाम दिया गया एक्चुअल एक फाउंडर दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द कि दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल जो फाउंडर है वो कौन है? दिल्ली सल्तनत का इल्तुमिश। तो आर यू अंडरस्टूड कि यहाँ पर हम लोग ने आज पढ़ा 1210 से 12। Ruknuddin Firoz Shah. After the death of Iltutmish, Ruknuddin was made the king. He did not have the qualities of a king. He was extremely careless and fun-loving person. He did not pay attention to the matters of the Sultanate and neglected the administration. And people demanded an able and caring administrator. So they made a Razia the rulers of the सल्तनत। इट मीन्स कि जब इल्तुमिश की डेथ हो गई, इल्तुमिश अपने जब जो था भी वो तब भी वो नहीं चाहता था कि कोई उसका बेटा बने, वो चाहता था मेरी बेटी आए, रजिया आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने इस तरीके की चीज़ों को मतलब क्योंकि जेंडर को लेके था तो वो नहीं चाहते थे कि कोई लड़की आके राजा बने, तो क्या हुआ कि वहाँ पे रुकनुद्दीन को बनाया गया। लेकिन रुकनुद्दीन के अंदर क्या था स्टूडेंट कि उनके अंदर कोई भी क्वालिटी राजा की नहीं थी, वेरी केयरलेस और बहुत लापरवाह थे, और इस तरीके से लोगों का जो अटेंशन था सल्तनत के लिए वो एकदम नेगलेक्ट हुआ और लोगों ने उनको हटा दिया। इस तरीके से वो सत्ता से भी हट गए। अब लोगों की डिमांड थी कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आए जो बहुत केयरिंग करे, तो वो फिर कौन आया? रजिया आई। रजिया सुल्तान 1236 से 40। तो रजिया सुल्तान जो है 1236 से 40 तक उन्होंने रूलिंग किया। रजिया वॉज अ डायनेमिक रूलर, शी वॉज प्रोग्रेसिव थिंकर,
She threw the off her female attire and the veil and put on a coat and a cap. अब वो एक बहुत अच्छी डायनेमिक रूलर थी, एक गुड थिंकर थी, और दूसरी चीज़ की वो फीमेल होते हुए भी उन्होंने हर ड्रेस को उन्होंने राजा की तरह, मेल की तरह सब कुछ पहना, कैप, कोट, ये सारी चीज़ें। और जब वो आती थी दरबार में, शी रोड एन एलिफेंट लाइक मेल, जैसे मेल आते हैं एलिफेंट पे चढ़ के बैठ के, वैसे वो भी आती थी, हंटेड एंड लेड द आर्मी। तो शी वॉज अ सक्सेसफुल इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन हर किंगडम, और इस तरीके से वो बहुत सक्सेसफुल रही और बहुत उन्होंने अच्छा एक लॉ था इस्टेब्लिश किया। लेकिन रजिया हिज रिज़ाइन वॉज अ शॉर्ट एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम, वो बहुत कम समय के लिए ही मतलब रह पाई, क्योंकि वहाँ के जो नोबल थे वो हेटेड थे, वो उनसे नफ़रत करते थे कि दे वांटेड पावर इन देयर हैंड। ये पावर जो रजिया के पास है, क्योंकि वो गर्ल्स के मतलब खिलाफ थे कि ये पावर उसके हाथ में नहीं होना चाहिए, सारा पावर हमारे हाथ में होना चाहिए और हम इसके अंडर में काम नहीं कर पाएंगे, तो ये सोच रखते थे। और लेकिन वो रजिया जो थी वो बहुत ही डायनेमिक रूलर थी, बहुत गुड प्रोग्रेसिव थिंकर थी। उसने हर चीज़ एकदम मेल की तरह काम किया, मेल की तरह चलना, मेल की तरह ड्रेस पहनना, वर्क को बहुत अच्छा कम करती थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नोबल जो थे वो उसको रहने नहीं दिए, तो आगे हम देखेंगे। द 40 नोबल्स Chanchalgiri could not tolerate a woman rule, and therefore they conspired against Rajya. They killed her in a battle just outside the Delhi. Rajya died, and like a brave soldier, she lies in a grave at Turkman Gate in Delhi. लोग वहाँ के जो नॉवेल्स थे वो नहीं टॉलरेट कर पा रहे थे कि वुमेन हमें रूल करे, जस्ट लाइक रजिया हमें रूल करे, और इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रखा और इस तरीके से वो उसको मार दिया, डेथ हो गई। तो नाउ लेट्स सी अब क्या होता है।